नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिज्ञा और आप देख रहे हैं 15 संभाग 15 खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, जो कि दक्षिण भारत के प्रमुख औद्योगिक केंद्र कोयम्बटूर पहुंचे थे और वहां पर आयोजित इन्वेस्ट एमपी इंटरैक्टिव सत्र का दीप प्रज्वलित कर और तुलसी के पौधे में जल अर्पित कर उन्होंने शुभारंभ किया। कोयम्बटूर टेक्सटाइल एवं गारमेंट इंजीनियरिंग और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे औद्योगिक सेक्टर के लिए जाना जाता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए कोयम्बटूर तमिलनाडु में मध्य प्रदेश का एक उद्योग कार्यालय खोला जाएगा और ये कार्यालय मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के बीच व्यापार व्यवसाय बढ़ाने के लिए सेतु का काम करेगा। आज मध्य प्रदेश से आकर के तमिलनाडु के कोयम्बटूर शहर में निवेशकों से सम्मिलित रूप से बात करके एक तरह से शिखर सम्मेलन में मैं शामिल हुआ। मुझे इस बात का संतोष है, जिस उम्मीद और अपेक्षा के साथ हम आए थे उसका पूरा प्रतिसाद मिला। बड़े पैमाने पर अलग अलग क्षेत्रों के सभी प्रकार के उद्यमियों से बात करने का मौका मिला है। हमारी पॉलिसियां जिसके आधार पर मध्य प्रदेश में लोग अपना उद्योग धंधा या फैक्ट्री लगाए, इस दिशा में जो हमने ऑफर रखा है, बड़े पैमाने पर इसमें लोगों ने रुचि दिखाई है। तो वहीं मंत्री प्रहलाद पटेल जिला पंचायत सदस्य के सम्मेलन में पहुंचे। इस बीच विस्तार न्यूज से बातचीत कर मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि हमारा 3 दिवसीय सम्मेलन था, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर जिला पंचायत सदस्य सभी शामिल रहे और इस दौरान मंत्री प्रहलाद पटेल ने सीएम मोहन यादव और सभी वरिष्ठ मंत्रियों का आभार भी व्यक्त किया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल हमारे साथ मौजूद हैं। आज एक जिला पंचायत सदस्यों के साथ बड़ी मीटिंग हुई, क्या बातचीत हुई, क्या मीटिंग का एजेंडा था? सर, एक बड़ी मीटिंग हुई, जिला पंचायत सदस्य आए थे, पंचायत को लेकर क्या एजेंडा है आपका विकास? ये 3 दिवसीय हमारा सम्मेलन था, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष से लेकर जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य 3 दिनों में वर्गीकृत होकर आए। हमारे सीओ जनपद और जिला पंचायत भी उसमें शामिल हुए, हमारे एचओडी शामिल हुए और हमारे मंत्रीगण शामिल हुए। मैं मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, उप मुख्यमंत्री और सभी वरिष्ठ मंत्रियों का हृदय से आभार, और जो प्रतिनिधि आए उन सबको साधुवाद। मेरे लिए कहने के सिर्फ लिए इतना है, मेरे लिए भी जीवन में ये 3 दिन महत्वपूर्ण है। मुझे भी कुछ सीखने समझने का मौका मिला और जो मूल आत्मा है पंचायती राज की, कि समन्वय के साथ, सहयोग के साथ, अपने संसाधनों का उपयोग करके बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना, मुझे लगता है ये सामंजस्य हमें सफलता प्रदान करेगा। और जो हमारा स्लोगन था आत्मनिर्भर पंचायत का समृद्ध मध्य प्रदेश बनाने के लिए, वो सफल होगा। कैमरा पर्सन राजाराम के साथ सुरेश तिवारी, विस्तार न्यूज। वहीं मध्य प्रदेश में नए वन एवं पर्यावरण मंत्री बने रामनिवास रावत उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचे और वहां उन्होंने बाबा महाकाल के दरबार में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। वहीं नंदी हॉल में बैठकर मंत्री रामनिवास रावत ने बाबा महाकाल का जाप किया, जहां हमारे साथी संतोष कृष्णानी ने उनसे खास बातचीत की है। आपको सुनाते हैं कि उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा। मध्य प्रदेश सरकार के वन मंत्री आज बाबा महाकाल की शरण में पहुंचे, विधि विधान के साथ बाबा महाकाल का पूजन अभिषेक कर आशीर्वाद लिया है। सर, बाबा महाकाल की शरण में, बाबा महाकाल की शरण में सभी आते हैं, महाकाल से आशीर्वाद लेने आया हूं। मैं वैसे प्रतिवर्ष श्रावण मास में आता हूं, उसी क्रम में बाबा महाकाल की अर्चना करने, उनसे आशीर्वाद लेने और पूरी प्रदेश की खुशहाली के लिए आशीर्वाद लेने आया। सर, पहले कांग्रेस में थे और अब बीजेपी में आकर कैसा प्रतीत हो रहा है? मैं बिल्कुल कम्फर्ट हूँ, मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। सभी कार्यकर्ताओं का और नेताओं का, लीडरान का स्नेह मिल रहा है। सर, नागर जी कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं, उसको क्या बीजेपी ने मना लिया गया है? सब ठीक है। सर, आगे जिस प्रकार आपने बताया कि सब ठीक है, तो क्या नागर साहब अब संतुष्टि की तरफ पहले जैसे काम करते थे वैसे ही काम करेंगे? देख सकते हैं, उस पर तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन ये कहा कि मैं हर वर्ष बाबा महाकाल की शरण में आता हूं। और अब नागर साहब के विषय में उन्होंने कहा अब मध्य प्रदेश सरकार में सब ठीक है। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज, उज्जैन। और देखिए, मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाले का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है और इसको लेकर सियासत भी खूब हो रही है। वहीं इसी बीच अब नर्सिंग घोटाले से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है और खबर यह है कि 30 डी शिफ्टिंग नर्सिंग कॉलेज के संचालकों को भोपाल बुलाया गया है और अब डी शिफ्टिंग कॉलेज के भविष्य पर फैसला होगा। 30 और 31 जुलाई को सुबह 10 बजे ये बैठक होगी। दरअसल डी शिफ्टिंग कॉलेज को
दरअसल डिफिशिएंट कॉलेज को कमियां दूर करने के निर्देश दिए गए थे। हाईकोर्ट के निर्देश पर एक कमेटी बनाई गई थी। बचे हुए 43 कॉलेज संचालकों को बाद में बुलाया जाएगा। अगली खबर गरियाबंद से है, जहां एक बार फिर सरकारी योजना करप्शन की भेंट चढ़ गई। मनरेगा योजना के तहत 14,50,000 में चेक डैम बनकर तैयार किया गया था और लेकिन पहली ही बारिश ने सारी पोल खोल दी। चेक डैम एक भी बारिश का भार नहीं झेल सका और ढह गया। भ्रष्टाचार और लापरवाही को दिखाती ये तस्वीरें देखिए। गरियाबंद में एक बार फिर सरकारी योजना करप्शन के भेंट चढ़ गई। मनरेगा योजना के तहत 14,50,000 में चेक डैम बनकर तैयार किया गया था, लेकिन पहली ही बारिश ने सारी पोल खोल दी। चेक डैम एक भी बारिश का भार नहीं सह सका और ढह गया। मनरेगा योजना से बना डैम, लागत 14,50,000। अभी मौके पर ये पाया गया कि निर्माणाधीन काम था, पानी के तेज बहाव से साइट को बंद करने से चेक डैम बह गया और थोड़ा सा साइट उपयुक्त नहीं था। तो सर इसमें दोषी किसको मानते हैं? दोषी तो अब निर्माण एजेंसी ही दोषी है जी जी, और साइट चयन करने वाला भी दोषी है इसमें। मामला मैनपुर ब्लॉक के चलना पदर पंचायत का है, जहां इसकी पड़ताल की गई तो पता चला कि निर्माण कार्य में स्थल चयन से लेकर प्लिंथ लेवल के कार्य में मापदंड का पालन ही नहीं किया गया था। हैरानी की बात है कि मामले में जिला पंचायत सीईओ ने गुणवत्ता में समझौते करने वाले RES विभाग को ही जांच का जिम्मा सौंप दिया है। पदर में जो चेक डैम था वो अभी निर्माणाधीन था और पूर्ण नहीं हुआ है और मुझे ज्ञात हुआ है कि उसका जो है मटेरियल का भी कोई भी पेमेंट नहीं हुआ है। इसमें SDO RES को जांच करने के लिए कहा गया है। जो भी जांच आएगा उसके आधार पर जो है कार्रवाई की जाएगी। यही वजह है कि जांच में आए RES विभाग के अफसर कार्य में तकनीकी त्रुटि तो मान रहे हैं, लेकिन काम को निर्माणाधीन बताकर गड़बड़ी पर पर्दा डालने की भी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मामले में सियासत ने भी एंट्री ले ली है। बीजेपी नेता ने काम के लिए कमीशन को डैम ढहने का कारण बताया। जिस जगह पे बनना चाहिए, जिस जगह पे मांग है, वहीं पे ना बना के दूसरे जगह बनाते हैं, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा रहस्य है। क्या कमीशन का खेल? कमीशन का खेल है। आज के डेट में यहाँ के मतलब जिला अधिकारी हो, जनपद अधिकारी हो, कर्मचारी हो, अफसर, ये सब कमीशन के चलते 20% लेके ही स्वीकृत दिया जा रहा है। पिछले 5 साल से उन लोग चला रहे हैं। किसके कार्यकाल से? कांग्रेस की कार्यकाल से। पहली ही बारिश से चेक डैम का ध्वस्त होना जाहिर करता है कि सरकार विकास को लेकर भले ही लाखों रुपए योजनाओं के नाम पर खर्च कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत इससे उलट है। लाखों रुपए की राशि से किए जा रहे निर्माण कार्यों में जमकर बंदरबाट हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और ये कोई पहला मामला नहीं है जब कोई सरकारी योजना करप्शन के भेंट चढ़ी हो। गरियाबंद से ये तस्वीर निकलकर सामने आई है, लेकिन लगातार ऐसी तस्वीरें बारिश के मौसम में आती रहती हैं। अगली खबर महासमुंद से है, जहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाओं के तहत बने सड़कों की स्थिति बदहाल हो जाने से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मामला सरायपाली विकासखंड के कुटेला रोड का है, जो काफी जर्जर हो चुका है और सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो जाने के कारण बारिश में लोगों को काफी तकलीफ उठानी पड़ रही है। सबसे ज्यादा जद्दोजहद छात्र छात्राओं को करना पड़ता है। सड़क पर कब बड़ा हादसा हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। आप ये रिपोर्ट देखिए। महासमुंद के कुटेला से अंतर झूला तक की सड़क की दूरी 15 किलोमीटर है, जो 2018 में 1 करोड़ 78 लाख की लागत से बनी थी, जो 3 साल बाद ही गड्ढों में तब्दील हो गई। लगभग 20 गांव के ग्रामीण इस सड़क से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए आना जाना करते हैं। इस सड़क पर 3 हायर सेकेंडरी स्कूल भी हैं, जिसके चलते सबसे ज्यादा जद्दोजहद स्कूली बच्चों को उठानी पड़ती है, जिसकी शिकायत करने के बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। दरअसल जब भी बरसात का महीना आता है, यह सड़क एकदम गड्ढों में तब्दील हो जाती है और दोनों स्कूल में लगभग 2500-3000 बच्चे हैं, उनके पालक आना जाना करते हैं और फिर ये आम रास्ता है। ये जो कुटला चौक है मेन जगह है और यहाँ से आप देखेंगे कि इस रोड में कम से कम 25 से 30 गांव है। कई पालक आते हैं छोड़ने के लिए, बच्चों को बहुत सामना करना पड़ रहा है। थोड़ा सा जस्ट आगे जाएंगे बहुत बड़ा गड्ढा है। इसीलिए रिक्वेस्ट है सरकार से कि बहुत से जल्द इसका मरम्मत किए। जिस तरह से गड्ढा में पानी भरा हुआ है, निश्चित रूप से यहाँ कोई भी बहुत बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है।
वहीं इस पूरे मामले में जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि सड़क 2018 में बनाई गई थी, जिसका 5 साल तक का समय जुलाई 2023 में खत्म हो चुका है। इस साल फिर से सड़क बनाने का प्रपोजल बनाकर भेजा गया है। जैसे ही स्वीकृति मिलेगी काम शुरू कर दिया जाएगा। 10/7/2023 को संधारण अवधि 5 साल पूर्ण हो गया। उसके बाद अगला प्रपोजल नवीनीकरण का शासन को भेज दिया गया है। स्वीकृति आने पर कार्य करा दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि जब हर 5 साल में इस रास्ते का निर्माण किया जाता है तो फिर जुलाई 2023 में सड़क की अवधि पूरी हो जाने के बाद आखिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना विभाग के आला अधिकारी किस बात का इंतजार कर रहे थे? 2023 में यदि प्रपोजल बनाकर भेज दिया जाता तो अब तक ये सड़क बन जाती और ग्रामीणों को इस खराब सड़क में चलने की नौबत नहीं आती। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इस सड़क को कब तक बनाकर तैयार कर पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो देखिए, ये हाल सिर्फ महासमुंद के सड़कों का नहीं है बल्कि उन सभी जिलों के सड़कों का है जहां लगातार झमाझम बारिश हो रही है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, बावजूद इसके कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है, कोई इसे बनाने वाला और ठीक करवाने वाला नहीं है। आगे बढ़ेंगे, बात मध्य प्रदेश की करेंगे जहां पर इन दिनों राजस्व महाअभियान चल रहा है और इस अभियान के जरिए ये कोशिश की जा रही है कि लोगों के राजस्व विभाग से जुड़े मामलों का निपटारा कर दिया जाए। लेकिन जब मुरैना में तहसीलदार, रीडर और पटवारी ने इस महाअभियान को लेकर ढिलाई बरती तो कलेक्टर को सख्त रुख अपनाना पड़ा। कलेक्टर अंकित अस्थाना अचानक कैलारस तहसील दफ्तर में पहुंचे। कलेक्टर के साथ ही एसडीएम सीवी प्रसाद भी थे। कलेक्टर ने एक एक कर तहसील ऑफिस में रिकॉर्ड और हो रहे कामों के बारे में पड़ताल की। कलेक्टर के इस निरीक्षण में ये बात सामने आई है कि तहसील कार्यालय में कई काम अधूरे पड़े हैं तो बहुत से कामों में गड़बड़ी हो रही है। कलेक्टर ने फौरन एक्शन लेते हुए तहसीलदार, रीडर और पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि जनता से जुड़ी हुई जो राजस्व संबंधी सेवाएं हैं, जिसमें प्रमुखतः हमारी नामांतरण, बंटवारे और इंदिराज दुरुस्ती के प्रकरण जो है, पीएम और सीएम किसान में EKYC के प्रकरण है और नक्शा तरमीम के जो लंबित प्रकरण है उनका निराकरण किया जाना है। तो उसी के क्रम में जिले की सभी तहसीलों में हम लोगों के द्वारा औचक निरीक्षण किया जा रहा है। कल अम्बा तहसील का किया था, आज यहाँ कैलारस तहसील में मैंने और अपर कलेक्टर ने संयुक्त रूप से औचक निरीक्षण किया। जो न्यायालय का काम था वो भी हम लोगों ने देखा, कुछ कमियाँ यहाँ पे पाई गई हैं। तो जो प्रवाचक हैं कैलारस वृत्त के, उनको सस्पेंड कर रहे हैं अभी वर्तमान में। मध्य प्रदेश में इन दिनों राजस्व महाअभियान चल रहा है। ये अभियान 18 जुलाई से 31 अगस्त तक चलेगा। इसमें राजस्व मामलों से जुड़े केस और रिकॉर्ड में दर्ज गलतियों को ठीक करने का काम किया जा रहा है। अभियान के दौरान सभी संभाग आयुक्त और कलेक्टर अपने क्षेत्रों का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। राजस्व विभाग के अफसरों और कर्मचारियों की गलती को पकड़ रहे हैं और एक्शन भी ले रहे हैं। मनोज उपाध्याय, विस्तार न्यूज, मुरैना। वहीं हिंदू धर्म के सबसे पवित्र महीनों में से एक सावन की शुरुआत 22 जुलाई से हो गई है। ऐसे में विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में देश विदेश से बाबा महाकाल के भक्तों का जनसैलाब दर्शनों के लिए उमड़ता है। साथ ही बाबा को लगने वाले प्रसाद की भी श्रद्धालुओं की बड़ी मांग रहती है। सावन के पहले सोमवार को भी महाकाल मंदिर में 63 क्विंटल लड्डुओं की बिक्री हुई। आप ये रिपोर्ट देखिए। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में देश विदेश से भक्त भगवान महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। वैसे तो यहाँ हर साल ही भीड़ होती है, लेकिन सावन मास में श्रद्धालुओं की संख्या अधिक बढ़ जाती है। भक्तों की संख्या लगातार बढ़ने के साथ साथ लड्डू प्रसादी के बनने का भी रिकॉर्ड बार बार बन रहा है। बाबा का ये भोग महाकाल मंदिर प्रबंधन समिति की यूनिट में तैयार किया जाता है। 63 क्विंटल लड्डुओं का प्रसाद खरीदा गया। लाखों श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए। महाकाल को चढ़ाया गया 30 लाख का प्रसाद। आम दिनों में 40 से 45 क्विंटल बिकता है प्रसाद। विस्तार न्यूज़ आप पहुंची है प्रसाद लड्डू रसोई घर में। हम आपको यहाँ पर जो लड्डू प्रसाद बनाने वाले यहाँ के उस्ताद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि आखिर कैसे लड्डू प्रसाद में क्या क्या सामग्री मिलाई जाती है, कितनी मात्रा में मिलाई जाती है और कितना शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। इस प्रसाद को बनाने के लिए हजारों कर्मचारी और रसोइये दिन रात जुटे रहते हैं। महाकाल मंदिर में बनने वाले इस प्रसाद को बेसन, ड्राई फ्रूट्स, शुद्ध घी से तैयार किया जाता है। इतना ही नहीं, लड्डू का ये प्रसाद सभी मापदंडों के मुताबिक बनाया जाता है। प्रसाद पूरा बनाने के बाद बाबा महाकाल को रोजाना भोग लगाया जाता है। उसके बाद अलग अलग पैकेट को पैक कर गाड़ियों के माध्यम से बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचाया जाता है और फिर प्रसाद काउंटर से श्रद्धालु अपने अपने घर ले जाते हैं।
यहाँ पे जो लड्डू का प्रसाद बनता है, तैयार होता है, सुबह 6:30-7 बजे यूनिट चालू होती है, जो कि शाम को 7 बजे तक चलती है। इसमें सुबह बाबा का जय घोष करते हैं, सामने मंदिर बना है अभी भोलेनाथ का, वहाँ पूजन करते हैं। उसके बाद यहाँ पे कोठा खुला जाता है। बाबा महाकाल का काम है ये, और हम इसको पूर्ण आनंद के साथ मतलब आनंद लेकर इस काम को करते हैं। हम ये रोजी रोटी भी है हमारी, और यही हमारा आनंद भी है। हमको इसको मतलब बहुत खुशी मिलती है हमें कि हमारा भाग्य है कि हम इसको पैकिंग कर रहे हैं, यहाँ काम कर रहे हैं। हमें रोजी रोटी मिली बाबा ने, हम यहाँ बहुत खुश हैं। बाबा महाकाल के लड्डू प्रसाद की बात करें तो बाबा महाकाल के खजाने में लाखों का टर्नओवर होता है। हाल फिलहाल की बात करें तो शनिवार, रविवार, सोमवार को 96 लाख रुपए का प्रसाद बिकता है। भगवान महाकाल की ही कृपा है कि हम उनकी सेवा में निरंतर जितना भी अधिकतम समय लग रहा है, कर्मचारी स्वेच्छा से समय बढ़ा करके आवश्यकतानुसार मांग की आपूर्ति करने में लगे रहते हैं। श्रावण मास की बात करें तो श्रावण मास के पहले ही सोमवार पर 30 लाख रुपए का लड्डू प्रसाद भोग श्रद्धालु अपने अपने घरों के लिए ले गए हैं, क्योंकि देश विदेश से जो भक्त आते हैं, जो नहीं आ पाते हैं, उनके रिश्तेदार श्रद्धालु उनको जाकर प्रसाद देते हैं। लड्डुओं के बिना बाबा महाकाल का प्रसाद पूरा नहीं होता है। महाकाल के दर पर आने वाला हर एक श्रद्धालु प्रसाद ले जाता है। वैसे तो लड्डू प्रसाद को कई बार शुद्धता के मामले में अवार्ड से भी नवाजा गया है। इतना ही नहीं, प्रसाद से आने वाली इनकम से महाकाल मंदिर के खजाने में भी हर साल कई गुना इजाफा होता है। 96 लाख रुपए का बाबा महाकाल का भोग प्रसाद बिका है, जो बाबा महाकाल के खजाने में बढ़ोतरी इसी प्रकार लगातार होती रहती है। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज़, उज्जैन। तो देखिए, सावन के पावन महीने की शुरुआत सोमवार को हुई और लाखों श्रद्धालु महाकाल की नगरी पहुंच रहे हैं और बाबा महाकाल के दर्शन कर रहे हैं। और इसी बीच लड्डुओं की भी खूब बिक्री हो रही है और पहली सोमवारी को 63 क्विंटल लड्डुओं की बिक्री हुई है। खंडवा की एक कचौड़ी दुकान का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां खाद्य सुरक्षा अधिकारी और विधायक पति मुकेश तन्वे के बीच जमकर तू-तू मैं हो रही है। तो वही दुकानदार ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस रिपोर्ट में विस्तार से जानिए कि आखिर क्या है पूरा मामला। इन दिनों प्रदेश में खाद्य विभाग एक्शन मोड में है। इसी बीच खंडवा जिले का एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो खंडवा के बाहर सिरपुर फाटे पर कचौड़ी की दुकान का है। ये कचौड़ी की दुकान खूब चलती है और यहाँ कचौड़ी खाने वालों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन यहाँ पहुँचे लोग उस वक्त भौचक्के रह गए जब अचानक यहाँ खाद्य सुरक्षा अधिकारी और इंस्पेक्टर पहुँच गए। इंस्पेक्टर ने कचौड़ी में अफीम मिले होने की बात कही और जाँच के लिए सैंपल उठाए। दुकानदार का आरोप है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी उसकी कचौड़ी के स्वाद में अफीम मिलाए जाने के नाम पर दबाव बना रहे थे। इसी बात को लेकर दुकानदार ने खंडवा विधायक कंचन तन्वे के पति मुकेश तन्वे को बुला लिया। आप भी सुनिए कचौड़ी की दुकान पर विधायक पति और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के बीच का ये पूरा विवाद। बच्चे को तुमने फिर झूठ बोल रहे तुम। सर ने तुमने बोला या नहीं बोला? झूठ मत बोल। उससे कवलवारों की देख ले, अभी बता दे इसमें कुछ है तो नहीं। 10 रुपए में अफीम बेचेंगे। आपको सूचना मिल गई यहाँ अफीम बिक रही है। पिछली बार 40-50 लीटर तेल पिछवा के गए। पैसे चाहिए खाली इनको, पैसे तो सब बढ़िया है। बहुत खबर है कि वसूली करता है आपका विभाग। क्या बोल रहा है? कचौरी खाने की मेरे को यहाँ पे रकम में खाने का काम पे नहीं जाता। पूरे मामले पर विधायक पति मुकेश तन्वे ने कहा कि उन्हें ये लगातार सूचना मिल रही थी कि जांच के नाम पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी दुकानदारों पर कार्रवाई के नाम पर बेवजह दबाव बनाकर वसूली करते हैं। साथ ही कहा कि खाद्य सुरक्षा इंस्पेक्टर राधेश्याम गोले लगभग पिछले 10 साल से खंडवा में ही जमे हुए हैं। मैंने अधिकारियों से बात की। मैंने कहा कि यदि कोई गलत पदार्थ पाए जाते हैं तो हम भी साथ में कार्रवाई कराएंगे। किसी को डराया जाएगा, धमकाया जाएगा और डरा धमका कर परेशान किया जाएगा। और लंबे समय से मुझे इस विभाग के बारे में जानकारी भी मिल रही है कि अन्य दुकानों को भी परेशान किया जाता है। इस अन्य भी व्यवसाय में यदि कोई हमारे लोग आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं, तो प्रशासन भी सहयोग करे, हम भी सहयोग करें, आगे बढ़ाए। इस तरीके का परेशान किया जाएगा तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं।
इधर जांच करने गए खाद्य एवं सुरक्षा विभाग के इंस्पेक्टर राधेश्याम कोले ने कहा कि वो रूटीन जांच के दौरान कचौड़ी की दुकान पर गए थे। उन्होंने जांच की है और खाद्य पदार्थों के सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। इंस्पेक्टर ने कहा कि विधायक के पति के साथ उनका कोई विवाद नहीं हुआ। मैं और खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री संजीव मिश्रा जी हम दोनों जो है जांच पर गए थे। वहाँ पर जो है उसका लाइसेंस नहीं मिला, रजिस्ट्रेशन था उसका, एक्सपायर हो गया था वो। इसके अतिरिक्त जो है वहाँ से हमने खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए हैं और उनको जांच पर भेजा गया है। ऐसी कोई अभद्र बात नहीं की उन्होंने, और उन्होंने जो है केवल यही कहा कि भाई ये मतलब ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, आप अपनी जांच कीजिए और जो है इसके अतिरिक्त किसी को नाजायज परेशान न किया जाए। वहीं इस पूरे मामले पर दुकानदार का कहना है कि 10 रुपए की कचौड़ी में मैं इतनी महंगी अफीम मिलाकर क्या करूंगा। मैं ईमानदारी के साथ काम करता हूं, इसलिए मेरी दुकान पर लोग कचौड़ी खाने आते हैं। दुकानदार ने कहा कि इसके पहले भी खाद्य सुरक्षा इंस्पेक्टर ने जांच के नाम पर 40 किलो तेल फेंकवा दिया था। विधायक ने तो समझा दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कार्रवाई के नाम पर खाद्य विभाग किसी को बेवजह परेशान न करे, लेकिन कार्रवाई के नाम पर खाद्य विभाग की इस मनमानी पर लगाम कैसे लगेगी, ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। अगली खबर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से है, जहां पिछले 2 साल से लापता नाबालिग लड़की की तलाश के लिए उसके पिता और परिजन दर दर भटक रहे हैं। अब परिजनों ने महिला आयोग की अध्यक्ष से बेटी का पता लगाने की गुहार लगाई है। विस्तार न्यूज ने भी पीड़िता के घर पहुंचकर परिजनों से बातचीत की। आखिर पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। मैनपाट में मानव तस्कर लंबे समय से सक्रिय रहे हैं। यहाँ से कई बेटियां गायब हो गई, लेकिन अब यहाँ से एक अलग मामला सामने आया है, जिसमें नर्मदापुर निवासी नारद यादव नामक व्यक्ति का कहना है कि उनकी बेटी को महिला बाल विकास विभाग में सुपरवाइजर के पद पर काम करने वाली एक महिला ने ही गायब कर दिया। उनकी बेटी को पढ़ाने लिखाने के नाम पर लेकर गए और वो अब 2 साल से लापता है। नारद यादव पुलिस से कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। यही वजह है कि नारद यादव अब महिला आयोग पहुंच गए। भैया 2022 से 11वां महीना 13 तारीख से जो मेरा बेटी निकली है, 10 तारीख से मेरे को बात हुआ था, पापा लेने आओ, मैं जाऊंगा घर। फिर मैं उनसे मदन तिवारी से बात किया कि बड़े पापा मेरा बेटी को तुम आप लोग पहुंचा दीजिए, मेरा बेटी घर आने के लिए बोल रही है। और राहुल तिवारी को बोला कि उल्टा पुल्टा भी बोलता है पापा, और उसका बड़े बहन मारी भी है मेरे को। भैया उसके बाद फिर 13 तारीख को निकली, 14 तारीख को मैं गया, फिर थाना राजपुर गया तो मेरा रिपोर्ट नहीं लिखाया। भैया मेरा बेटी कहीं से मिल जाए, मैं अपना बेटी चाह रहा हूँ भैया। वहीं इस पूरे मामले पर महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक का कहना है कि मामला गंभीर है और आयोग ने इस पूरे मामले पर मैनपाट के साथ राजपुर की पुलिस से भी रिपोर्ट मांगी है कि आखिर उन्होंने शिकायत के बाद क्या कार्रवाई की। और प्रकरण था जिसमें कि बच्ची 11-12 साल की उम्र की बच्ची गायब हुई है और मानव तस्करी का एक संदेह है। इस पूरे प्रकरण में लगभग 2 साल से दोनों पक्ष मतलब लड़की के माता पिता शिकायत कर रहे हैं और जो सस्पेक्ट है लेडी, उसके खिलाफ पुलिस जांच कर रही है, परंतु अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। इसलिए इस पूरे प्रकरण में हमने इस प्रकरण को रायपुर ट्रांसफ़र किया है और एसपी और आईजी से रिपोर्ट लेने के बाद इस पूरे प्रकरण की सुनवाई रायपुर में करेंगे। विस्तार न्यूज की टीम ने मानव तस्करी के इस मामले के तह तक जाने के लिए नारद यादव के घर पहुंचकर हकीकत जानने की कोशिश की। पता चला कि मैनपाट इलाके से लोगों की शिक्षा और जागरूकता का फायदा उठाते हुए जहां मानव तस्कर यहां की लड़कियों को अपना निशाना बनाते हैं, तो वहीं कई सरकारी कर्मचारी और अधिकारी भी यहां की गरीब लड़कियों को अपने घरों में काम करने के लिए ले जा रहे हैं। और ऐसा लंबे समय से चल रहा है, लेकिन इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है। लगभग 18 बच्चियाँ हैं जो अभी भी गायब हैं, जिनका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। हाँ, FIR वगैरह हुआ है, पुलिस प्रशासन तफ्तीश भी कर चुके हैं। उन गाँव में जाकर के उनके पालकों से मिलकर उनका जो बयान और कथन है वो भी पुलिस प्रशासन द्वारा लिया गया है और साथ में जो जिन दलालों द्वारा बेचा गया है उन दलालों को ट्रेस भी किया जा रहा है। आदिवासी बाहुल्य सरगुजा इलाके में मानव तस्करी को रोकने के लिए अधिकारियों को सजग होने और बड़े पैमाने पर कार्रवाई करने की जरूरत है। वहीं नारद यादव की बेटी का मामला तो सामने आ गया, लेकिन कई ऐसी बेटियां हैं जिनका मामला सामने ही नहीं आ पाता। आखिर उन परिवारों को न्याय कब मिलेगा? विस्तार न्यूज के लिए अंबिकापुर से दिलीप जायसवाल की रिपोर्ट।
और उम्मीद है कि इस खबर को देखने के बाद अंबिकापुर के पुलिस प्रशासन की नींद टूटेगी और इस मामले में वो कार्रवाई करेंगे। बात करेंगे अगली खबर की। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आसमान से मानसूनी बारिश अब लोगों के लिए आफत बन गई है। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक हर जगह पानी ही पानी और पानी ने हाहाकार मचाया हुआ है। इन तस्वीरों को आप देखिए, सिवनी, छतरपुर, पन्ना, कटनी, बलौदाबाजार की ये तस्वीरें हैं और चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई पड़ता है। इन तस्वीरों को आप जरा गौर से देखिए। ये 8 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर सिवनी से है, दूसरी तस्वीर छतरपुर, फिर निवाड़ी, पन्ना, मुरैना, सुकमा, कटनी और बलौदाबाजार। हर जगह एक ही हाल है क्योंकि बारिश से हाल बेहाल है। सड़कें कहीं पर टूटी हैं, कहीं पर नदी नाले उफान पर हैं और कहीं पर पुल पर ही पानी बह रहा है और जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और लोगों को किसी तरह पानी में ही चलकर जाना पड़ रहा है और सड़क पार करना पड़ रहा है। तो एमपी में जहां मानसून की बरसात ने हाहाकार मचा दिया है, इस बीच सिवनी जिले के संजय सरोवर बांध के गेट आज बंद कर दिए गए। भारी बारिश के चलते बांध के 5 गेट खोले गए थे, जिन्हें अब बंद कर दिया गया है, जिसके बाद से ही बांध के निचले हिस्से में मछली पकड़ने वाले लोगों की होड़ मची है, जिसका वीडियो अब सामने आ चुका है, जिसमें लोग मछलियों को थैली में भर भर कर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं कटनी में 3 दिन से हो रही लगातार तेज बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। शहर की काटर घाट नदी उफान पर है। नगर निगम के अधिकारियों ने ब्रिज के आवागमन को बंद कर दिया है और लगातार जलस्तर बढ़ने से मुनादी के माध्यम से लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। साथ ही शहर के अन्य इलाकों में भी बारिश के बाद क्या हालात हैं, आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं और इनके जरिए आप समझ सकते हैं। मूसलाधार बारिश से कटनी जिला अस्पताल की जो तस्वीरें हैं वह आप देखकर विकास की किस तरह से बात की जाती है उसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पूरा जो है जिला अस्पताल का मलेरिया कक्ष हो या यहाँ से जाने वाले जिला अस्पताल के मरीज हों, वह सभी भरे हुए पानी से निकलने को मजबूर हैं। भरा ये देख सकते हैं आप कि मेरे से कि किस तरह से यहाँ पर पानी भरा है, लोग इसी पानी से आने को मजबूर हो रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि जल भराव की स्थिति क्या है, कि जो लोग हैं वह यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। हमारे साथ महिलाएं भी हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। ये आप अभी कहाँ से आ रही हैं? अस्पताल से आ रही है, एडमिट थी डिलीवरी वार्ड से। तो ये पूरा पानी भरा हुआ अस्पताल में? अस्पताल में नहीं है, बाहर ही है, यहीं पर है बहुत पानी, अस्पताल के अंदर नहीं। डिलीवरी वाली महिलाएं हों। अगली खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर से है, जहां बड़ा मलहरा क्षेत्र स्थित बांध सुजारा बांध के सभी गेट खोलने से टीकमगढ़ छतरपुर सड़क मार्ग पर बना धसान नदी का पुल डूब गया है, जिससे सड़क मार्ग का आवागमन पूरी तरह से ठप है। पुल के दोनों ओर सड़क मार्ग पर वाहनों की लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं और पुल पर से लोग ना निकले। एहतियातन सड़क के दोनों तरफ बैरिकेड्स लगाते हुए पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। ग्रामीणों को मुनादी के जरिए और जमीनी अमले की मदद से बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए सतर्क कर दिया गया है। और प्रदेश में हो रही लगातार बारिश के बीच निवाड़ी जिले के प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती लेकर आया। तकरीबन 5 बजे ये सूचना मिली कि मवेशी चराने जामनी नदी के उस पार गए 4 लोग फंसे हुए हैं। सूचना मिलने के बाद एसडीआरएफ और होम गार्ड रेस्क्यू अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और 4 लोगों को जामुनी नदी से रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला गया। लगभग 4:15 बजे से हम लोगों को सुबह से सूचना पता चली, उसमें हमने रेस्क्यू जो हमारी पुलिस की टीम थी और उसको ला करके स्टार्ट कर दिया था। किंतु जो है जैसे जैसे अंधेरा होता गया तो हमारे लिए चैलेंजिंग इसलिए भी और हो जाता हो रहा था कि पानी इसमें नदी में बढ़ रहा था। बाकी रेस्क्यू के सारे नाव को 2 बार भिजवाया गया और उसके बाद जो है जो लड़के थे वो रेस्क्यू किया गया। उसके साथ में 2-3 ग्रामीण और चले गए थे तो उनको भी रेस्क्यू किया गया है। जैसे ही जिला प्रशासन को इसकी जानकारी लगी थी कि 4 लोग टापू में फंसे हुए हैं, तत्काल यहाँ पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। उनके द्वारा सिचुएशन को असेस किया गया और देखा गया कि यहाँ पर क्या क्या कठिनाइयाँ आ सकती हैं। तो सबसे पहले जो लाइफ जैकेट्स होती हैं उनकी व्यवस्था करवाई गई। फिर क्योंकि बच्चों की उम्र 18 से 20 साल के बीच में बच्चे थे तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था करवाई गई और उसके बाद तत्काल जो एसडीआरएफ की टीम थी उनको सूचना दी गई, क्योंकि आज एक और घटना भी घटी थी तो वहाँ एसडीआरएफ की टीम लगी हुई थी।
वहीं मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के शाहनगर में लगातार 10 घंटे से बारिश हो रही है। तेज बारिश के बाद केन नदी उफान पर है। कई गांवों का शाहनगर से संपर्क भी टूट गया है। आपको बता दें कि पुल के दूसरे तरफ बच्चे फंसे हुए हैं। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे, जहां सुरक्षा के तमाम इंतजाम करने में पुलिस जुट गई है। तो देखिए, पन्ना से यह तस्वीर निकलकर सामने आई है, जहां शाहनगर में लगातार 10 घंटे से बारिश हो रही है। तेज बारिश के बाद कोन नदी उफान पर है और कई गांवों का शाहनगर से इस दौरान संपर्क टूट गया है और पुल के दोनों ओर लोग फंसे हुए हैं। हालांकि मौके पर प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद हैं और यहां पर सुरक्षा के तमाम इंतजाम करने में अब पुलिस जुट गई है। वहीं मध्य प्रदेश के मुरैना में बारिश के चलते 2 दिन से क्वारी नदी के रपटे के ऊपर पानी बह रहा है, जिस कारण कई गांव के रास्तों को जोड़ने वाला ये रपटा अब पानी में डूब गया और लोगों को अपने गांव पहुंचने के लिए जान जोखिम में डालना पड़ रहा है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं इस बीच 2 लोग जान जोखिम में डालकर पैदल रपटे को पार कर रहे हैं। अगर यहाँ कोई हादसा हो जाता है तो इसका जवाबदेह कौन होगा? और लगातार ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं अलग अलग जिले से, क्योंकि बारिश की वजह से सभी नदी नाले उफान पर हैं और इसी बीच मुरैना में भी लगातार बारिश की वजह से क्वारी नदी के रपटे के ऊपर से पानी बह रहा है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। भारी बारिश से छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर एक सप्ताह से सील है। बॉर्डर सील होने से 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। दरअसल शबरी नदी का पानी सड़कों पर आ गया है, जिसके बाद से छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश के बॉर्डर चिंतूर मंडल के चट्टी का ये नजारा है। चिंतूर मंडल के तहसीलदार ने कहा कि जल्द ही सुचारू रूप से आवागमन शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि तकरीबन 300 से ज्यादा ट्रक फंसे हुए हैं। आप ये खबर देखिए। वहीं छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में सिस्टम की लाचारी देखने को मिली है। यहां स्कूली बच्चों को परिजन कंधे पर बिठाकर नदी नाले पार करा रहे हैं। यहां बारिश के कारण नाले में पानी भर जाता है, जिसके बाद परिजन बच्चों को कंधे पर बिठाकर स्कूल पहुंचाते हैं और इस मोहल्ले में आज तक पुलिया नहीं बन पाई है। स्कूली बच्चों को ही नहीं, गर्भवती महिलाओं के लिए महतारी एक्सप्रेस और 108 यहां नहीं पहुंच पाती। कई बार आला अधिकारी और नेताओं को ज्ञापन सौंपा जा चुका है। पूरा मामला पलारी विकास खंड का है। वहीं बालोद से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। एक बार फिर बारिश ने कहर बनकर बारिश यहां पर टूटा है और जो तस्वीरें यहां से सामने आई हैं वो आपको डरा देंगी। तस्वीर में बाढ़ के पानी में बहते नजर आ रहे हैं 1 दर्जन से अधिक मवेशी और पानी से भरे नाले को पार कर रहा ये गायों का जो झुंड है वो तेज बहाव में फंस गया। बाढ़ के पानी में बहते हुए मवेशी का वीडियो अब सामने आया है। ये घटना मंगचुआ थाना क्षेत्र के गाँव लमटी के बताया जा रहा है। तो देखिए, बालोद से ये तस्वीर निकलकर सामने आई है जो वाकई दिल दहला देने वाली है, जहां पर गायों का एक झुंड जो सड़क पार कर रहा था और इस दौरान ये नाला है इसको पार कर रहा था और इस दौरान ये सभी गाय यहां पर बह गए। आप जरा सोचिए कि यहाँ के लोगों को कितनी परेशानी हो रही होगी इस नाले के उफान पर होने की वजह से। फिलहाल मवेशियों के बहते हुए ये वीडियो सामने आया है। वहीं मध्य प्रदेश समेत सिवनी जिले में भी मूंग खरीदी केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां पर लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद भी किसान मूंग लेकर खरीदी केंद्र पहुंच रहा है। जिले का लखना दौन विधानसभा एक ऐसा किसानी क्षेत्र है जहां मूंग की फसल सर्वाधिक होती है। खरीदी केंद्र प्रभारी के बताए गए नियम से मापदंड और FAU सर्वेयर के अनुसार ही खरीदी की जा रही है। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सिविल लाइन इलाके में गुरुवार को निगम का बुलडोजर खूब दौड़ा। सर्किट हाउस के आसपास मौजूद अवैध ठेला गुमटी में निगम के बुलडोजर ने कार्रवाई करते हुए तमाम अतिक्रमणकारियों को वहां से हटा दिया। शहर के मुख्य इलाका होने की वजह से सिविल लाइन में दिन भर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है, जिसे लेकर निगम की कार्रवाई देखने को मिली है और इस दौरान कई दुकानों का चालान भी काटा गया।
निगम का बुलडोजर एक बार फिर से सड़कों पे है। तस्वीर देखिए आप कि ये सुबह से कार्रवाई शुरू की गई है। फिलहाल जो बात की जाए तो सर्किट हाउस के सामने पे कार्रवाई की जा रही है और आज दिन भर में कई दुकानों को हटाया गया है। और जिस प्रकार से निगम के अधिकारी कह रहे हैं कि अवैध दुकानें थी उनको हटाने का काम किया गया है। कुछ दुकानदार उनसे बातचीत करते, कितने साल से दुकान यहाँ पे संचालित? 28 साल से हो गया सर। ऐसा हुआ नहीं है, पहले दिया जाता है नोटिस, उसके बाद में हम हटा सकते हैं, लेकिन ऐसा तोड़ फोड़ अचानक से आके अचानक आके और तोड़ फोड़ करना ये बहुत बेकार है। नोटिस नहीं मिला? नोटिस ही नहीं मिला था सर। नोटिस एक बार मिलेगा तो हम हटा लेंगे, व्यवस्था हमारा सब कर लेंगे सर, है ना। ये अचानक आने के बाद में ये पूरे तोड़ फोड़ एकदम रण भन, पूरे सामान इधर इधर पूरा हो गया सर, पूरे नुकसान हो गया, कुछ सामान ले गए। क्या कर सकता हूँ सर, बताइए। इसके राज में अच्छा ठीक नहीं है ये। अच्छा, नुकसान हो गया है और अब और दुकानदार हैं, कुछ बातचीत करते हैं। आप दुकान है आपके यहाँ पे? कहाँ पे था आपका? वो सामने वाला, हाँ, पूरा साईं मंदिर ये जो लाइन में है ना, पूरा तोड़ फोड़ के कर दी है। अब जिसके घर में 10 परिवार है वो क्या करेगा? हैं? एक ही जन कमाने वाला था हमारे घर में, हैं? और बच्चे छोटे छोटे 3-4 बच्चे हैं हमारे घर में, तब क्या करेंगे? रोजी रोटी नहीं रहेगा तो। नोटिस नहीं, नोटिस हमारे यहाँ तो बिल्कुल नोटिस नहीं आया था, बिल्कुल नहीं आया था। बिल्कुल देखिए, ये कह रहे हैं कि नोटिस नहीं आया था और अवैध तरीके से जो दुकानें इनकी संचालित हो रही थी उन पर कार्रवाई हो चुकी है और फिलहाल तमाम दुकानों को यहाँ से हटाया जा रहा था। एक बार फिर से बुलडोज़र राजधानी रायपुर की सड़कों पर एक्शन पे नज़र आ रहा है और लगातार आज दिन भर जो कार्रवाई है वो चली है। तो कुल मिलाकर जो निगम सरकार का एक्शन है निगम चुनाव से पहले साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। करप्शन राजेंद्र भारद्वाज के साथ रोहित प्रसाद, स्टार न्यूज़ रायपुर। वहीं छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में लगातार हो रही बारिश से जिले के नदी नाले उफान पर है। कई गांव का शहरी क्षेत्र से संपर्क टूट गया है। जान जोखिम में डालकर कई लोग पुल पार कर रहे हैं और कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। लोगों का कहना है कि कई सालों से ऐसे ही आना जाना करना पड़ता है। बात करेंगे बलौदा बाजार से। बलौदा बाजार में जो 3 नदियां हैं, जोख नदी, शिवनाथ नदी और महानदी, ये तीनों जो है पूरी तरीके से जो है उफान पर है। वहीं हम बलौदा बाजार के जो भाटापारा क्षेत्र में है, क्षेत्र के तरेंगा क्षेत्र से कुछ ये गांव कुली पोटा की ओर जाती है, वहीं से कुछ लोग आ रहे हैं, उनसे हम जानेंगे। कहाँ से आ रहे हो? कुली पोटा। आप कहाँ जा रहे हो? तरेंगा। इतनी पानी भरी हुई है और पानी भरने में यहाँ पे बहाव भी है, गर्दन से ऊपर पानी है, जान का डर है, उसके बावजूद भी आ रहे हो आप? इधर से शॉर्ट कट पड़ता है ना, इसीलिए जाना पड़ता है रिक्शा उठाकर। ये स्कूल जो कुछ स्कूली बच्चे भी है, यहाँ से जाना पड़ता है, तो वो आने जाने में कैसे जाते होंगे? इधर से नहीं जाता है। अब कोई बच्चा नहीं जाता है स्कूल। अभी ये परेशानी है, सरकार को भी बोला है ये रोड ऊंचा करवाओ, पुल बनवाओ, ऐसे करके, बाकी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। देखना होगा कि ये प्रशासन ये हर बार जो है यहाँ का स्थिति परिस्थिति जो है वैसे ही रहता है। देखना होगा कि कब इनकी जो मांग है, इनकी जो सुनवाई की जा सकती है। कैमरा पर्सन ऋतिक वैद के साथ अजय यादव, विस्तार न्यूज़। इसी के साथ मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में नर्मदा नदी भी उफान पर बह रही है। ऐसे में नर्मदा नदी में बहकर आई भारी शैवाल ने बरमान में टापू जैसा रूप ले लिया है, जिसमें कई मोटे पेड़ की लकड़ी भी फंसी हुई है। 2 घाटों को जोड़ने और बने पुल के पास टापू की तरह जमा शैवाल को प्रशासन जेसीबी की मदद से हटाने के लिए करीब 8 घंटे से जुटा है, लेकिन अभी भी काफी शैवाल जमा है, जिसे हटाने में काफी समय लग सकता है। पहली बार नर्मदा की बाढ़ में इस तरह से बड़ी मात्रा में शैवाल आई है। मध्य प्रदेश के सिवनी मंडला जिले की सीमा पर थावर नदी में एक बार फिर बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई है। लगातार हो रही बारिश के चलते नदी में जल का स्तर बढ़ रहा है, जिससे नैनपुर से सिवनी आवागमन बाधित हो गया है। वहीं थावर डैम के गेट खोले गए, जिससे और ज्यादा जलस्तर बढ़ सकता है। तो लगातार हो रही बारिश की वजह से मध्य प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में आने को हैं और सिवनी में भी ये तस्वीर निकलकर सामने आई है, जहां पर लगातार हो रही बारिश की वजह से थावर नदी में एक बार फिर बाढ़ की स्थिति बन गई है और यहां पर लगातार बारिश की वजह से नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है और डैम खोले जाने की वजह से जलस्तर और ज्यादा बढ़ सकता है। वहीं मध्य प्रदेश में एक और नया जिला बहुत जल्द
अस्तित्व में आने वाला है। प्रदेश के छिंदवाड़ा को तोड़कर एक और जिला बनाने की तैयारी चल रही है। अगर ऐसा हुआ तो अब प्रदेश में 55 नहीं कुल 56 जिले हो जाएंगे। वहीं राजस्व विभाग ने कलेक्टर छिंदवाड़ा को पत्र लिखकर इसके लिए प्रस्ताव मंगाया है। छिंदवाड़ा के जुन्नारदेव विधानसभा को जिला बनाने की कवायद चल रही है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के पहले पांढुर्णा सौंसर को मिलाकर पांढुर्णा जिला बनाया जा चुका है। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार ने रक्षाबंधन पर लाडली बहनों को 250 रुपए देने की घोषणा की थी, जिस पर लगातार विपक्ष हमलावर है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मोहन यादव इस बार 250 रुपए ज्यादा दिए जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के 450 रुपए में सिलेंडर देने वाले वादे का जिक्र भी नहीं किया जा रहा है। तो देखिए, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ये ट्वीट किया है और ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि 250 रुपए सरकार तो ज्यादा दे रही है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने जो 450 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया था, इसका जिक्र सरकार की तरफ से नहीं किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में राजस्व महाअभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में लापरवाही पर मुरैना कलेक्टर ने तहसीलदार, रीडर और पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कलेक्टर अंकित अस्थाना को निरीक्षण के दौरान राजस्व के काम अधूरे मिले थे। जिला कलेक्टर अंकित अस्थाना अचानक कैलारस तहसील का निरीक्षण करने पहुंच गए। कलेक्टर के साथ एडीएम सीबी प्रसाद भी थे। प्रदेश में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर राजस्व महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों की राजस्व संबंधी समस्याओं का तुरंत समाधान किया जा रहा है। ये अभियान 31 अगस्त तक चलेगा और इसी के मद्देनजर कलेक्टर अस्थाना कैलारस तहसील में निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। न्यायालय का काम था वो भी हम लोगों ने देखा, कुछ कमियां यहाँ पे पाई गई हैं। तो जो प्रवाचक हैं कैलारस व्रत के, उनको सस्पेंड कर रहे हैं अभी वर्तमान में, और जो बाकी रीडर्स यहाँ पे हैं, जो स्टाफ है, कुछ चीज़ों में जहाँ पे उन लोगों को ट्रेनिंग की आवश्यकता लगी है तो उन लोगों की हम लोग ट्रेनिंग। और अगली खबर भी मध्य प्रदेश के मुरैना से है, जहां एक हिंदी टीचर और उनके भाई के साथ मारपीट का मामला सामने आया। जहां नकाबपोश 6 से ज्यादा लड़कों ने टीचर और उनके भाई के साथ जमकर मारपीट की और 18,000 रुपए लूटकर फरार हो गए, जिसके बाद पीड़ित टीचर यूनियन अध्यक्ष के साथ कोतवाली पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सूरजपुर में खाट में डालकर मरीज को लाने की तस्वीर खूब वायरल हो रही है। रोड और पुलिया नहीं होने की वजह से लोगों को मरीज को 3 किलोमीटर पैदल चलकर एम्बुलेंस तक लाना पड़ा, जिसके बाद ग्रामीण को अस्पताल तक पहुंचाया गया। मामला चांदनी बिहारपुर पंचायत के सपहा गांव का है। तो देखिए, सूरजपुर से ये तस्वीर निकलकर सामने आई है, जहां पर खाट पर मरीज को बिठाकर ले जाया जा रहा है। और आपको बताएं कि कोई पहला मामला या कोई पहली तस्वीर नहीं है। जब से बारिश शुरू हुई है, जब से बरसात का मौसम आया है, तब से आए दिन ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती रहती हैं, जहां पर कभी खाट पर तो कभी इस तरह से झूले बनाकर मरीज को लेकर जाया जाता है, कभी कावड़ बनाकर मरीज को अस्पताल तक पहुंचाया जाता है, क्योंकि सड़कें नहीं हैं कई जगहों पर। अगली खबर श्योपुर से है, जहां जिले के विजयपुर में सीएम राइज स्कूल से आई वो तस्वीर दिखाते हैं, जिसे देखकर आप कहेंगे कि ऐसे तो शिक्षा की स्थिति में कोई सुधार नहीं होने जा रहा। सीएम राइज स्कूल पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार के लिए शुरू किए गए हैं, लेकिन यहां विजयपुर के स्कूल में टीचर सोते हुए कैमरे में कैद हो गए। क्लास में छात्र बैठे हुए हैं और टीचर रघुवीर गुप्ता आराम से गहरी नींद में सो रहे हैं। अब इस मामले में जांच की बात कही जा रही है। वीडियो जिस संस्था से संबंधित होगा उस संस्था के प्रभारी से मैं बात करूंगा, वास्तविक स्थिति की जानकारी लूंगा। यदि वास्तव में टीचर क्लास में सो रहा है तो उसके खिलाफ शासन अनुसार उचित कार्रवाई की जाए। तो देखिए, श्योपुर से जो तस्वीर अभी आपको दिखा रहे थे, अब इस खबर पर असर भी हो चुका है। विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से यह खबर दिखाई थी। आपको वो 2 तस्वीरें दिखाते हैं। हमने 11:17 पर सबसे पहले खबर दिखाई कि किस तरह सीएम राइज स्कूल में शिक्षक पढ़ाने की बजाय सो रहे हैं, और 12:20 पर जिले के कलेक्टर लोकेश कुमार जहांगीर ने तुरंत संज्ञान लेते हुए शिक्षक रघुवीर गुप्ता को निलंबित कर दिया है। हम दिखाते हैं खबर, तो उसका असर भी होता है। देखिए, हम लगातार ये कहते हैं कि हम आपका अपना चैनल इसलिए कहते हैं क्योंकि हम आपके हित की बात करते हैं, और हम अगर कोई खबर दिखाते हैं तो उसका असर भी होता है।
तो ये देखिए किस तरह से मास्टर साहब सो रहे हैं, और ये तस्वीर जब हमने दिखाई तो उसके बाद इस पर असर भी हुआ। कलेक्टर ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है। वहीं बुरहानपुर में वन विभाग की कोशिश और एक्शन के बाद अब जंगलों से अतिक्रमणकारियों को हटाया जा चुका है, जिसके बाद जंगलों को हरा भरा बनाने और पर्यटकों को जंगल की ओर आकर्षित करने के लिए अब वन विभाग नई पहल कर रहा है। क्या है वन विभाग की नई पहल और कैसे जंगलों को फिर हरा भरा बनाने की कोशिश की जा रही है, जानने के लिए विस्तार न्यूज की ये खास रिपोर्ट देखिए। बुरहानपुर जिले के जंगलों में वन विभाग ने अतिक्रमणकारियों का सफाया कर दिया है, जिसके बाद अब वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स की मदद से जंगलों और वन्य प्राणियों की तस्वीरों के जरिए आम लोगों को जंगल की तरफ आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें बुरहानपुर के जंगलों में पाए जाने वाले अति दुर्लभ पक्षियों के मूवमेंट का पता भी लगाया जा रहा है। जल्द ही वन विभाग ऐसी प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए रणनीति भी तैयार करेगा। एक छोटा सा प्रोजेक्ट हमने अपने यहाँ पे एक लोकल जो वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट हैं और वाइल्ड लाइफ की फोटोग्राफी करते हैं उनको दिया। तो उन्होंने एक जो 2 सब डिवीज़न में से नीपानगर सब डिवीज़न में इस चीज़ को एग्जीक्यूट किया, इस प्रोजेक्ट को। तो उसमें उन्होंने बहुत ऐसी स्पीशीज़ जो कभी भी फोटोग्राफ नहीं की गई थी, एक्सेप्ट टाइगर्स को ले छोड़ दें, तो बाकी सारा चीज़ इसमें पिक्चर्स में आई है। वन विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर स्थानीय वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर की मदद से फोटोग्राफी कराई है। सतपड़ा और मेलघाट टाइगर सेंचुरी के बीच में स्थित बुरहानपुर के जंगलों का काफी महत्व है और बड़ी संख्या में वन्य जीवों का जंगल में मूवमेंट भी है। फोटोग्राफर के द्वारा लगभग सभी वन्य जीवों की तस्वीर अपने कैमरे में कैद की गई है। अब वन विभाग जिले में महात्मा गांधी अभ्यारण्य स्वीकृत हो चुका है। इस क्षेत्र की भी फोटोग्राफी कराने की तैयारी की जा रही है। वन विभाग का मानना है कि इससे देश प्रदेश के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स के लिए भविष्य में बुरहानपुर के जंगल का एक अच्छा डेस्टिनेशन साबित होगा। इंडियन बुलफ्रॉग कैप्चर किया है, जो अभी रिसेंटली कैप्चर किया वो येलो कलर के थे। उसके साथ ही साथ मैंने एक चिड़िया भी कैप्चर करी है, जो हिमालय की चिड़िया है, जो अपने यहाँ पर आती है, माइग्रेट करती है। उसको इंग्लिश में पिट्टा बोलते हैं और हिंदी में उसको नौरंगी बोला जाता है। उसी के साथ ही साथ मैंने चौसिंगा भी कैप्चर किया है। फिर अपने यहाँ का जैसे एमपी का स्टेट बर्ड है दूधराज, उसको भी कैप्चर किया है। साथ ही साथ तेंदुए भी कैप्चर करे हैं और जंगली भालू भी कैप्चर किया है। वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद जंगलों को शिकारियों और अतिक्रमणकारियों के चंगुल से छुड़ाया है, जिसके बाद यहाँ पर जंगलों को हरा भरा बनाया जा रहा है। आम लोगों का भी जंगलों से जुड़ने का नाता और वन्य जीवों को देखने के लिए यहाँ उन्हें आकर्षित किया जा रहा है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में तस्वीर बदलेगी और जंगल फिर से और ज्यादा हरे भरे और खूबसूरत होंगे। अगली खबर छत्तीसगढ़ के पेंड्रा से है, जहां के करगी खुर्द नर्सरी में काम कर रहे मजदूरों को उनका वेतन नहीं मिलने से वो परेशान हैं, लेकिन प्रशासन है कि मजदूरों को सिर्फ जांच का आश्वासन ही दे रही है। आप ये पूरी रिपोर्ट देखिए। विभाग में नहीं मिली मजदूरी, चक्कर काटना बना मजबूरी। 90 दिन करे हैं, किराया करके आए हैं ना। वेतन न मिलने से ये मजदूर वन मंडल कार्यालय का चक्कर काटने के लिए मजबूर हैं। 90 दिन काम के बाद 40 किलोमीटर दूर से रोज वेतन के लिए भटक रहे हैं। ऐसे में पेंड्रा के इन वन मालियों को सिर्फ जांच और आश्वासन की बात बोलकर वापस भेज दिया जाता है। ये दुखद है। अरे साहब, आश्वासन से घर चलता तो ये वन मंडलाधिकारी के सामने घंटों बैठकर इंतजार नहीं करते। तो 90 दिन करे हैं, पैसा 1 रुपया नहीं पाया। थक गए है ना, भुट्टा नींद वाला नींद तेन 100-200 पा जाते जीते खाते। अब भूख लागे ठंडा ठंडा भात खा के यहाँ थी खबर नहीं आबो। हम नर्सरी में काम करे हमान 40 दिन और साल हम पान घला नहीं टोरे तकाबर नहीं आबो पैसा नहीं था। हम गरीब मन से आन का खाएन का पियन ओला और या गेट बनवेस पूरा पौधा लगवेस दोना भरेन पानी छींचत रहें, फिर पौधा लगाएन, फिर बनला निंदुआ आवत रही से 40 दिन काम करे हमें 1 रुपया नहीं मिली साय। किराया करके आए हम गरीब मन से कई बार ले किराया खोज के। 90 दिन काम, 1 रुपए वेतन नहीं मिला। 40 किलोमीटर दूर से आकर वेतन के लिए परेशान। खेती बाड़ी का समय है, बार बार अब कार्यालय के चक्कर लगाकर इनकी भी उम्मीदें टूट सी गई हैं। दरअसल ये करगी खुर्द नर्सरी में पौधारोपण, गड्ढा खुदाई सहित कई काम करते तो हैं,
लेकिन कई वर्षों से इनकी मजदूरी भुगतान नहीं हुई। मजदूरों का कहना है कि ये 3 बार से आ रहे हैं, लेकिन अभी भी सिर्फ जांच की बात ही कही जा रही है। तो खेती किसानी तो टाइम है, तो खेती किसान ले छोड़ के आए हैं, बैला भैंसा छोड़ के आए हैं। अब भाई पैसा के चलते आए हैं, कमाए हैं, तो मिल जाए करके कुछ खेती में लगाबो कहे के मिल जाए था। मैं करे हूँ 20 दिन, मोर बाई करे है 20 दिन, पैसा नहीं मिले है। कार्रवाई करे हैं, तब पीछे रिंग आवत है, अभी तो कुछ भी नहीं बोले आए कि मिली कि नहीं मिली, तब तो बताबो नहीं करे आए। हर रोज 45 की संख्या में ग्रामीण मजदूर पहुंचते हैं और निराश होकर लौट जाते हैं, लेकिन मजदूरी भुगतान ही नहीं होती। ना तो जांच पूरी होती है, ना ही इन मजदूरों के हाथ में इनके मेहनताने का वेतन होता है। अब सवाल यह है कि इन मजदूरों की टूटती उम्मीद को उनका हक भला कब और कौन दिलाएगा। विस्तार न्यूज के लिए पेंड्रा से संदीप अग्रवाल की रिपोर्ट।